आज हम लोग क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन का जो दूसरा पार्ट है, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन, लेकिन इसको हम लोग डिकमान कंडेंसेशन के नाम से जानते हैं। आज हम लोग इस रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे और इस रिएक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस भी करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इस रिएक्शन में हैं, क्या क्या चीज़ें रहती हैं इस रिएक्शन में, मैकेनिज़्म इसका और बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन की तरह ही है। बस इसमें अंतर क्या है कि हमारा दोनों, जैसे क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन में हम दो एस्टर मॉलिक्यूल लेते थे, यहाँ पे हमारा दोनों एस्टर मॉइटी एक ही मॉलिक्यूल में रहेगा। जैसे डाईथाइल एडिपेट जो है, एडिपिक एसिड का हमने इथेनॉल से रिएक्शन करा दिया तो डाईथाइल एडिपेट बन गया। इसका जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो देखिए दो एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, एक इसमें न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, एक इसमें इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो जिसके अल्फ़ा पोजीशन से आप हाइड्रोजन अपस्टेट करेंगे और उस पर अटैक कराएंगे तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा और ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो जाएगा। तो हमने बताया भी इंट्रामॉलिक्यूलर क्लेजन एस्टर रिएक्शन वेयर बोथ एस्टर ग्रुप आर पार्ट ऑफ द सेम मॉलिक्यूल एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल टू गिव साइक्लिक स्टेबल 5 मेंबर 6 मेंबर, मेनली 5 और 6 मेंबर रिंग इसमें बनता है, और समटाइम्स कभी कभी 7 मेंबर रिंग जो कि साइक्लिक बीटा कीटो एस्टर होता है, इज नोन एज डिकमान साइक्लाइजेशन या डिकमान कंडेंसेशन। जैसे हमने एक सिंपल एग्जांपल ये लिया है इसमें, और इसमें कुछ किया नहीं हमने। होगा क्या कि जो ये बेस है वो यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा और इस पे अटैक करेगा। तो आप खुद देख सकते हैं 1 2 3 4 5 सेंटर, और यहाँ पे कार्बोनिल हो जाएगा और ये COET सेम उसी तरह से है। ठीक, तो ये डिकमान कंडेंसेशन कुछ है नहीं, ये इंट्रामॉलिक्यूलर क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन है और कुछ नहीं है ये। ठीक है, अब इसके जैसे मैकेनिज़्म की बात की जाए, इसके मैकेनिज़्म की बात की जाए, मैकेनिज़्म बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे हम लोग क्लेजन एस्टर में लेते थे। जैसे पहले स्टेप में क्या होगा बताइए, पहले स्टेप में बेस क्या करेगा, इनोलेट बनाएगा, एस्टर का इनोलेट। जैसे ये है, और आप फिर से इक्विलिब्रिया बिल्कुल वैसे ही रहेगी। पहले स्टेप का पहले स्टेप में इक्विलिब्रिया किधर फेवर करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ से अपसेट कर लीजिए, OET माइनस से अपसेट करेंगे तो क्या निकल जाएगा, ET OS निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमने निकाला, इसको हम छोड़ दे रहे हैं, CH2 C डबल बॉन्ड O OET CH2 CH माइनस। अब देखिए ये वेल स्टेबलाइज होगा कार्बन आयन, यूनोलेट बना के, CH2 C डबल बॉन्ड O OET CH2 ये आपका इनोलेट बन गया, इनोलेट ऑफ एस्टर। ठीक, उसके बाद क्या होगा बताइए, यहाँ भी देखिए इक्विलिब्रिया ज़्यादा फेवर किधर करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में ही। तब यहाँ क्या होगा, देखिए ये आपका पार्ट न्यूक्लियोफिलिक पार्टनर है, ये जो पार्ट है ये पार्ट, ये आपका क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक, और ये आपका पार्ट क्या हो गया, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया, और ये आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो अटैक करा दीजिए। ठीक, तो न्यूक्लियोफाइल का हम अटैक करा रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए क्या होगा, ये बैक होगा और ये ऐसे यहाँ अटैक करेगा, इधर चला जाएगा। तो ये CH2 C O पे क्या हो जाएगा, माइनस,
और एक क्या है OET, और इधर आइए CH2 CH, और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O OET। ठीक, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये बैक होगा और OET माइनस निकल जाएगा। OET माइनस को निकाल दीजिए, तो OET माइनस निकलेगा तो देखिए क्या होगा, देखिए OET माइनस निकलेगा तो क्या होगा, CH2 C डबल बॉन्ड O हो जाएगा ये, फिर CH2 CH COOET। और हमने बताया आपको यही जो स्टेप है, ये 4th स्टेप, यही मेन स्टेप है इसका। हमने क्या कहा, जो ये बेस निकला है वो इस प्रोटॉन को, ये प्रोटॉन कैसा है, एसिडिक प्रोटॉन है, ये क्या करेगा, इस एसिडिक प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो एसिडिक प्रोटॉन को जब ऑब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बन आयन बनाएगा। तो अब देखिए ये वेल स्टेबलाइज होगा, कैसे स्टेबलाइज होगा, इसको इसके साथ स्टेबलाइज कर दे या फिर इसको इसके साथ स्टेबलाइज कर दे। तो यहाँ हम उसको बना नहीं रहे हैं, आप ये हम लिख दिए रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बन आयन। ठीक, और यही स्टेप मेन होता है रिएक्शन होने के लिए, और ये ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल होता है। ठीक, और उसके बाद हम लोग क्या लेते हैं, इसके बाद हम लोग HCl या कोई भी ले लेते हैं। ठीक, तो जब HCl लेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले जैसे ये इनोलेट बनेगा और जब H देंगे तो इनॉल बन जाएगा, इनॉल ऑटोमराइज होकर कीटो में। तो ये इसका मैकेनिज्म है, सेम उसी तरह से मैकेनिज्म है, कुछ अलग नहीं है। देखिए ये आपका स्टेप फर्स्ट, ये भी किधर फेवर कर रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये आपका स्टेप सेकेंड, ये भी किधर फेवर कर रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये आपका स्टेप थर्ड, ये भी किधर फेवर कर रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन जो स्टेप 4 है यही आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर कर रहा है, और यही मोस्टली इरिवर्सिबल है और यही रिस्पॉन्सिबल है होने के लिए। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी वो क्राइटेरिया फुलफिल होगा जो क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन में है। आप ध्यान दीजिएगा, ये हमने अल्फ़ा कार्बन लिया है, देखिए अल्फ़ा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकला और उसी अल्फ़ा से दूसरा हाइड्रोजन भी निकल रहा है। तो क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि जिस अल्फ़ा से हम हाइड्रोजन हटा रहे हैं उस पर कम से कम 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन होने चाहिए। अगर 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगा तो क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन नहीं होगा, मतलब ये इंट्रामॉलिक्यूलर। तो सारे कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन बिल्कुल सेम होंगे इसके, सेम एज क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन। ये कुछ अलग नहीं है, हम क्लेजन एस्टर में ही बता सकते थे इंट्रामॉलिक्यूलर क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन। ठीक, लेकिन चूँकि डिकमान साहब ने इसको स्पेशल दिया था इसलिए उनके नाम पे डिकमान कंडेंसेशन ये दे दिया गया है। और डिकमान कंडेंसेशन में जनरली 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग बनता है जो ये इस रिएक्शन में, और कभी कभार 7 मेंबर रिंग बन जाता है। तो ये आपका डिकमान कंडेंसेशन है। मैकेनिज्म बिल्कुल सेम उसी तरह से जैसे क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन का था, बिल्कुल वैसे ही है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, अब आइए इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का क्या प्रभाव
इसमें पड़ेगा, डाइल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये तो आप जानते हैं ना कि जो भी इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शंस होते हैं वो डाइल्यूशन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव इस पे नहीं पड़ता है, लेकिन बावजूद इसके थोड़ा सा इसका स्पीड बढ़ सकता है। अगर डाइल्यूट किया जाए तो इंट्रामॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन क्या होगा, फेवर करेगा। जैसे हम मान लेते हैं, जैसे हमारा क्या मॉलिक्यूल था, यही था ना, यही था, और इसमें जो रिएक्शन होना है वो यहीं से वो होना है और यहीं पे अटैक हो जाना है, ऐसे ही होना, इंट्रामॉलिक्यूलर होना है, दूसरे मॉलिक्यूल से कोई लेना देना है नहीं। लेकिन जैसे ये साइक्लाइज हो रहा है, जैसे मान लीजिए ये साइक्लाइज हो रहा है, तो अगर ये मॉलिक्यूल अपने दूसरे मॉलिक्यूल से थोड़ा दूर हो तो साइक्लाइज होने में आसानी होगी। इसलिए जो डाइल्यूशन होता है, डाइल्यूशन तो साइक्लाइज डाइल्यूशन क्या करेगा, डाइल्यूशन फेवर डिकमान कंडेंसेशन। ठीक, कैसे फेवर करेगा, जब हम डाइल्यूट करेंगे, देखिए डाइल्यूट करेंगे, डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे, तो डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा बताइए, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस इंक्रीज करेगा। इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस का मतलब इस मॉलिक्यूल का इसी के दूसरे मॉलिक्यूल से डिस्टेंस बढ़ेगा, और जब ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो इनको साइक्लाइज करना है, तो हम तो अपने सुविधा के अनुसार ऐसे बनाए हैं ना, लेकिन एक्चुअली ये होगा क्या, ऐसे स्ट्रेट चेन होगा, और ये अगर ये स्ट्रेट चेन है और इसको साइक्लाइज करना है, ऐसे साइक्लाइज करना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसका दूसरे मॉलिक्यूल इसके नज़दीक ना हो, नहीं तो जब ये साइक्लाइज करने जाएगा तो दूसरे मॉलिक्यूल हिंडर्ड करेंगे। तो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, तो बताइए साइक्लाइजेशन टेंडेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। साइक्लाइजेशन इंट्रामॉलिक्यूलर, हम ऐसे कह सकते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन टेंडेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और इंट्रामॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन टेंडेंसी इंक्रीज होने का मतलब डिकमान कंडेंसेशन रेट इंक्रीजेस, डिकमान कंडेंसेशन का रेट इंक्रीज होगा। ठीक है, तो डाइल्यूशन बढ़ाने पे डिकमान कंडेंसेशन फेवर करेगा, क्योंकि फेवर इसलिए करेगा कि डाइल्यूशन जब बढ़ाएंगे तो एक मॉलिक्यूल अपने दूसरे मॉलिक्यूल से सेपरेट हो जाएंगे, तो उनको साइक्लाइज करने में आसानी होगी, क्योंकि साइक्लाइज जब करेगा तो ज़्यादा एरिया घेरेगा साइक्लाइज करने में, और अगर उसके मॉलिक्यूल करीब करीब रहेंगे तो जब वो साइक्लाइज करने जाएगा तो वो हिंडर्ड करेंगे। इसलिए बेहतर है कि वो एक दूसरे मॉलिक्यूल से दूर रहें ताकि साइक्लाइजेशन में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो डाइल्यूशन का ये फ़र्क रहता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने जो दिया वो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। दूसरे की अगर हम बात करें, देखिए दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, अगर सपोज करिए कि हमारा डाई एस्टर सपोज करिए कि हमारा डाई एस्टर एडिपिक डाईइथाइल एडिपेट से एक कार्बन कम है,
डाईइथाइल एडिपेट से एक कार्बन कम है। तो अब देखिए, जैसे हमने कहा सबसे डिकमान कंडेंसेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड साइक्लिक प्रोडक्ट। हम लिख दे रहे हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट in Dickmann condensation is the formation of stable साइक्लिक में 5 और 6 मेंबर्ड बीटा कीटो एस्टर। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि 5 मेंबर और 6 मेंबर। हमने आपको देखिए एल्डोल में भी बताया था, एल्डोल जब इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल हम करा रहे थे तो वहाँ भी हमने बताया था कि 2-3 पॉइंट हमने बताया था, और उन 2-3 पॉइंट की प्रायोरिटी जो हमने डिसाइड की थी, हमने कहा था कि सबसे पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी कि फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल साइक्लिक रिंग। कभी भी इंट्रामॉलिक्यूलर में पहली प्रायोरिटी यही रहती है कि रिंग तो स्टेबल बने, सबसे पहली चीज़, फिर दूसरी कोई चीज़ की प्रायोरिटी दी जाती थी। इसमें भी डिकमान कंडेंसेशन में भी सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग यही है कि स्टेबल 5 या 6 मेंबर रिंग बनना चाहिए। अब जैसे इसकी हम बात करें, ये एक कार्बन कम है इसमें, अगर आप देखिए तो इसमें एक कार्बन कम है। अगर हम इसकी बात करें और यहाँ सब्सट्रेट करा के इस पर कराएं तो 4 मेंबर रिंग बनेगा, और 4 मेंबर रिंग स्टेबल नहीं होगा, 4 मेंबर रिंग स्टेबल होगा नहीं। तो अगर एस्टर जो है लेस देन डाईइथाइल एडिपेट है, एस्टर्स या ऐसे कहें डाई एस्टर्स लेस देन डाईइथाइल एडिपेट first undergoes Claisen ester condensation. After then intramolecular Claisen ester कंडेंसेशन। अगर कार्बन कम है तो पहले इंटरमॉलिक्यूलर देगा और उसके बाद इंट्रामॉलिक्यूलर। जैसे इंटरमॉलिक्यूलर में क्या होगा, हम इसी का कितना मॉलिक्यूल ले लें, 2 मॉलिक्यूल ले लें। तो जब इसका आप 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो कहीं से किसी एक से आप स्टार्ट करिए। जैसे सपोज करिए कि हम इसके यहाँ से ले रहे हैं और उसकी दूसरी जगह हम अटैक करा रहे हैं, तो देखिए COOET हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर CH2, 2 CH2 है तो हमने इसको ट्वाइस कर दिया, और तीसरे CH2 से आप जान रहे हैं H निकलेगा तो ये CH हो जाएगा, और उससे क्या जुड़ा है COET, और ये आपका अटैक करेगा इसके दूसरे मॉलिक्यूल पे। तो ये जिस पे भी अटैक करेगा, मान लीजिए हम यहीं अटैक करा रहे हैं तो वो ET तो निकल जाएगा, तो C डबल बॉन्ड O बचा, CH2 कितना बचा, 1 2 3 बचा, और फिर COOET। ये बनेगा आपका इंटरमॉलिक्यूलर क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर करा सकते हैं। अब यहाँ से हम इंट्रामॉलिक्यूलर करा दें। अब यहाँ से हम इंट्रामॉलिक्यूलर करा दें, ठीक। तो अब देखिए कई चांसेस बनते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि मोड ऑफ जो रिएक्टिविटी होगी, मोड ऑफ रिएक्टिविटी हम यही लिख दे रहे हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्फा कार्बन ऑफ डाई एस्टर इज एज फॉलोज।
हमने बताया सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा अल्फ़ा होगा, CH2 वाला होगा, उसके बाद कौन सा होगा, CH3 वाला होगा, और CH वाला तो नहीं देगा, CH वाला तो नहीं देगा, क्योंकि हमने बताया था आपको ना कि CH वाला क्यों नहीं देगा, क्योंकि क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन या डिकमान कंडेंसेशन के लिए चाहिए क्या, कम से कम 2 हाइड्रोजन तो होना चाहिए। अगर 2 हाइड्रोजन नहीं है तो वो नहीं देगा, ये तो पक्का है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप अगर खुद देखिए तो हमारे पास कितने तरह के अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं इसमें, थोड़ा सा हम इनको बढ़ा दें। देखिए यहाँ पे इसको हम ट्वाइस करके एक CH2 बढ़ा दें थोड़ा, और यहाँ भी हम थोड़ा सा इसको 2 CH2 अलग अलग कर दें, CH2 ठीक है। ठीक, यहाँ पे अब देखिए जैसे इसको थोड़ा सा और हम एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, थोड़ा क्लियर हो जाए। 3 है ये, अब बताइए इसमें कैसे क्या होगा। इसमें बताइए कैसे होगा। अब देखिए हमारे पास कहाँ कहाँ है, ये अल्फ़ा, ये अल्फ़ा, कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में ये अल्फ़ा, और इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फ़ा, इतने अल्फ़ा हैं। ठीक, और एक चीज़ तो आपको हमने बताया भी है कि इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन में सबसे पहली जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो किस बात की होनी चाहिए, कि हमारा रिंग जो बने वो स्टेबल बने, यानी कि 5 मेंबर या 6 मेंबर। तो पहले हम ये देख लें कि 5 मेंबर और 6 मेंबर किससे बनेगा। इसको तो आप हटा ही दीजिए, क्योंकि CH से तो नहीं हो सकता, CH से तो नहीं हो सकता, ये तो पक्का है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक, बचे हैं ये और ये। अब देखिए चूंकि इसमें कितने कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, इसमें एस्टर है और कीटोन है, तो ये तो आप भी जानते हैं कि एस्टर का इनोलेट उतना स्टेबल नहीं होता है, कीटोन का इनोलेट ज़्यादा स्टेबल होता है। तो हम लोग इसमें करेंगे क्या कि इनोलेट हम कीटोन से बनाएंगे और अटैक हम कहाँ कराएंगे, एस्टर पे कराएंगे। ठीक है, अगर केवल एस्टर फंक्शनल ग्रुप होता तब हम एस्टर से अल्फ़ा हाइड्रोजन अपसेट करके और एस्टर के कार्बोनिल पे हम अटैक कराते, लेकिन चूंकि यहाँ पे कीटोन भी है तो हमेशा आप इनोलेट कहाँ बनाइए, कीटोन से बनाइए और अटैक आप एस्टर पे करिए। लेकिन अगर ऐसा करने पे स्टेबल रिंग नहीं बन रहा है तो हम नहीं कर सकते ऐसा। जैसे देखिए अगर हम यहाँ से अपसेट करें, यही है एक, और इस पर अटैक करें तो 1 2 3 4, तो ये बनेगा नहीं। अगर यहाँ से अपस्टेट करके इस पर अटैक करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ये बन जा रहा है। अगर यहाँ से अपस्टेट करके इस पर अटैक करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर अगर बन जा रहा है तो हमारा अब्स्ट्रैक्शन कहाँ से होगा बताइए। अब्स्ट्रैक्शन आप यहाँ से करिए और इसका अटैक आप कहाँ कराइए, यहाँ करा दीजिए। ठीक है, तो पहली प्रायोरिटी, इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा, इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल इनोलेट, फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल इनोलेट। लेकिन स्टेबल इनोलेट कहाँ बनना चाहिए, CH2 यूनिट पे, CH यूनिट पे नहीं। तो फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल इनोलेट बनाइए पहले, तो यहाँ से आप इनोलेट बनाएंगे। देखिए हम बनाते चल रहे हैं, यहाँ से इसको हम मिटा दे रहे हैं, ये आप लोग नोट कर लिए होंगे, ये भी मिटा दे रहे हैं। तो देखिए हमने यहाँ से इनोलेट बनाया तो ये हो जाएगा COOET देखिए जब यहाँ से बनाएंगे तो ये इनोलेट बनेगा।
ये इनोलेट बना। ठीक, अब इस इनोलेट का अटैक हम कहाँ कराएंगे, ये अटैक हम इस पे कराएंगे और डायरेक्ट हम इसको हटा दे रहे हैं। ठीक, 2 बार में नहीं, डायरेक्ट हम हटा दें। तो बताइए कितने मेंबर रिंग बनेगा। इसको हम लोग नंबरिंग भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। हम IPSC नंबरिंग नहीं है, बस हम इसको बनाने के लिए नंबरिंग कर रहे हैं। तो देखिए एक पे ये जब हट जाएगा तो CO, तो हम इस पे एक पे कार्बोनिल ग्रुप हम लगा दिए एक पे। ठीक, अब आइए इधर बढ़ रहे हैं, CH2 CH2 CH, ये 4 हो गया। CH पे क्या है, COOET। फिर आगे बढ़िए तो क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, आएगा ना। और फिर आगे बढ़िए, एक दो तीन चार पाँच, देखिए नंबरिंग फिर से हम दिखा दे रहे हैं। एक हम यहाँ से स्टार्ट किए कार्बोनिल से, 2 CH2 3 CH2 4 CH और CH से क्या जुड़ा है, COET। 5 पे क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O। 6 से इस पे अटैक हुआ है और 6 पे ही देखिए क्या जुड़ा है, CH2 CH2 COET। तो 6 पे ही CH2 CH2 COOET, ये तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ का देखिए, कभी कभी ये भी होता है ना कि आप ऐसा नहीं केवल यही प्रोडक्ट बने, लेकिन यही मेजर बनेगा। आप यहाँ से भी अपस्टेट करा के इस पे अटैक करा सकते थे, ये भी प्रोडक्ट बन जाएगा, लेकिन ये कम बनेगा। क्यों, क्योंकि इनोलेट बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, और यहाँ जो इनोलेट होगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। इनोलेट स्टेबल होने का मतलब यह इक्विलिब्रिया फेवर करेगा, यह जो इक्विलिब्रिया होगा वो फेवर करेगा। ठीक है, तो इसलिए ये ज़्यादा सही है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। तो हमारी प्रियोरिटी ऑर्डर क्या है बताइए, इसमें प्रियोरिटी ऑर्डर क्या है, पहला फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल साइक्लिक रिंग सबसे पहला। फिर दूसरा क्या, इसमें प्रायोरिटी है, रिएक्शन प्रोसीड वाया स्टेबल इनोलेट। स्टेबल इनोलेट से प्रोसीड हो रिएक्शन। स्टेबल इनोलेट का मतलब ये कि अगर कार्बोनिल का इनोलेट बनता है तो वो ज़्यादा बेहतर, अगर कार्बोनिल नहीं है तो फिर एस्टर का इनोलेट बनाइए। और इसमें हमने बताया जो इनोलेट के लिए CH2 सबसे रिएक्टिव है, फिर CH3 और सबसे कम CH ये रिएक्शन ही नहीं देगा। ठीक, तो ये आपका दूसरा मेन पॉइंट है कि अगर डाई एस्टर में कार्बन की संख्या कम है, डाई इथाइल एडिपेट से कार्बन की संख्या कम है, तो सबसे पहले क्या होगा, ये इंटरमॉलिक्यूलर क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन देगा, और उसके बाद इंट्रामॉलिक्यूलर। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जब उसके बाद इंट्रामॉलिक्यूलर देगा तो वह डिकमान जो होगा वो एस्टर और कार्बोनिल के बीच में होगा। ये डिकमान कंडेंसेशन, ये 2 एस्टर के बीच में ये डिकमान कंडेंसेशन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, चूंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है, इसलिए जो रिएक्शन कंट्रोल करेगा वो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर कंट्रोल करेगा। रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड कंट्रोल्ड बाय थर्मोडायनेमिक पैरामीटर। थर्मोडायनेमिक पैरामीटर द्वारा
ये कंट्रोल होगा, दैट इज रिएक्शन प्रोसीड वाया फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल इनोलेट, फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल इनोलेट, या हम कहें कि चूँकि थर्मोडायनेमिक है तो इसमें स्टेबल प्रोडक्ट बनना चाहिए, इसमें स्टेबल प्रोडक्ट बनना चाहिए। स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो ये नहीं होगा रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन प्रोसीड वाया फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल इनोलेट ऑब्लिक स्टेबल प्रोडक्ट फॉर, स्टेबल प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, इसमें बनना चाहिए। ठीक, जैसे सपोज करिए हम कोई भी एक ले लें, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, देखिए और इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं NaOET से, NaOET से हम रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, ठीक, तो अब देखिए जैसे आपके पास दो तरह का है, एक तो आपके पास ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है और एक अल्फ़ा हाइड्रोजन ये है। इन दोनों में से कोई भी एक निकाल सकते हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो जैसे हमने कहा कि इसमें स्टेबल प्रोडक्ट बनना चाहिए, इसमें स्टेबल प्रोडक्ट बनना चाहिए। अगर स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। तो हम इसको दो तरीके से हम इसको प्रोसीड करा रहे हैं, दो तरीके से। देखिएगा, हम एक प्रोसीड इधर से हम करा रहे हैं, देखिए, और हमने यहाँ से अपस्टेट कर लिया और अपस्टेट करके इस पे अटैक कराया। तो देखिए क्या बनेगा, अब हमने इस पे अटैक किया, OET को बाहर कर दिया, तो क्या निकल जाएगा, OET माइनस बाहर निकल गया। तो ये कितने मेंबर बनेगा, 1 और 4 और ये 5, 1 2 3 4 5, 1 4 5 और एक 6 मेंबर बनेगा। तो 6 मेंबर हम बना रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे इसको हम लोग C डबल बॉन्ड O ले लिए ये, और फिर 4 CH2, 1 2 3 4 CH2, 1 2 3 4 CH2 के बाद एक C है, तो ये आपका C है, और C पे क्या क्या जुड़ा है, मेथिल जुड़ा है, और क्या जुड़ा है, COOET जुड़ा है। ठीक, और हमने बताया OET निकला है, तो OET अब क्या करेगा, अपस्टेट करेगा, और यहाँ तो अल्फ़ा हाइड्रोजन है नहीं तो यहाँ अपस्टेट करेगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा ये प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि देखिए क्लेजन एस्टर में इनोलेट ही तो प्रोडक्ट बनता है, बाद में हम लोग HCl या H+ डालते हैं तो ये कीटोन में कन्वर्ट होता है, यही प्रोडक्ट बनता है। अब ये देखिए ये प्रोडक्ट बना, और दूसरा हम इधर से डील कर रहे हैं, हमने कहाँ से अपस्टेट कराया, यहाँ से अपस्टेट कराया। तो वहाँ से अब जब अपस्टेट कराएंगे तो देखिए CH माइनस 3 CH2 है, तो हमने 3 CH2 को थ्राइस कर दिया, और एक CH, ये CH3, और यहाँ C डबल बॉन्ड O और OET। और अब हमने क्या किया, इसका अटैक किस पे कराया, इस पे, और OET को निकाल दिया। फिर हमारा 1 3 4 5 6 मेंबर ही बनेगा। तो हम देखिए, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, C डबल बॉन्ड O बना, CH, और CH के पास CH3, और कितने CH2, 3, 1 CH2, 2 CH2, 3 CH2, और फिर CH, और इस CH पे क्या है, COET, तो ये बन गया। ठीक, और क्या निकला है, OET माइनस निकला है। अब क्या होगा बताइए, OET माइनस जो निकला है वो क्या करेगा, H ले लेगा, कहाँ से लेगा, अब यहाँ एक H है, यहाँ से अपस्टेट कर लेगा।
और ये आपका इनोलेट जो बनेगा वो वेल स्टेबलाइज इनोलेट होगा, ये मोर स्टेबल, और ये क्या है लेस स्टेबल। क्यों? ये इनोलेट कार्बोनिल और एस्टर दोनों से स्टेबलाइज हो रहा है और ये केवल इससे स्टेबलाइज हो रहा है, तो इसलिए यह रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन नहीं प्रोसीड करेगा, आपका ये वाला रिएक्शन प्रोसीड करेगा। ठीक, वैसे ही हमने बताया भी है आपको, आप एच वहीं से निकालिएगा जहाँ पे 2 हो, एक से तो निकलेगा नहीं, क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल बनेगा नहीं, और जब ये स्टेबल नहीं बनेगा तो इक्विलिब्रिया तो किधर फेवर कर रही है, रिएक्टेंट साइड, तो फिर से रिएक्टेंट साइड में चला जाएगा। यहाँ मोर स्टेबल बन रहा है, यहाँ से यहाँ जो कार्बन आयन बन रहा है ये भी स्टेबलाइज कर रहा है, ये भी स्टेबलाइज कर रहा है, इसलिए इक्विलिब्रिया ये ऑलमोस्ट यहाँ पे ये जो इक्विलिब्रिया होगी ऑलमोस्ट इधर ही फेवर कर जाएगी। तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। इसके बाद हम लोग क्या लेते हैं, HCl लेते हैं, तो ये इनॉल बनता है और टाउटोमराइज होकर क्या हो जाता है, कीटो हो जाता है ये। ठीक, तो ये आपका रिएक्शन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सपोज करिए कि आपके पास ये हम लोग जब मेंस देते थे CSIR का, तो उसमें इसका मैकेनिज्म पूछता था, और काफ़ी, अगर ये है आपका और इसमें OET माइनस से रिएक्शन करा दिया, OET माइनस से, तो आप जानते हैं ना कि ये रिवर्सिबल होता है, ये जो होता है वो रिवर्सिबल होता है। तो ये क्या होगा, पहले टूट जाएगा ओपन चेन में, और ओपन चेन के बाद फिर ये बनेगा, मतलब ये आपका इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। कभी अगर पूछ ले तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये बना है ना ये, तो ये रिवर्स होगा, ऐसे रिवर्स होते होते चला जाएगा। कहिए तो इसका मैकेनिज्म हम बता दें। इसका मैकेनिज्म कहिए तो बता दें हम। देखिए OET माइनस है तो OET माइनस यहीं सब्सट्रैक्ट करेगा, अब्स्ट्रैक्ट करा दीजिए, और फिर इसको स्टेबलाइज कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद जैसे इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग है, हम बता दे रहे हैं। उसके बाद ये बैक होगा और इसका रिएक्शन आप इस पे करा दीजिए, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। और जब ये बैक होगा तो ये रिंग ऐसे टूट जाएगा। तो देखिए ये रिवर्सिबल ही रखिएगा, जब ये टूट जाएगा देखिए क्या हुआ, C डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, ये COET आ जाएगा ये, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और फिर ETOH इसको H दे देगा, ये बन जाएगा।
ठीक है। अब आइए कुछ हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें। प्रोडक्ट बनाई, इसमें क्या हुआ देखिए, कुछ करना नहीं है, यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करें, इसी पर अटैक करा दे तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर बन जाएगा। और चूंकि HCl लिए हैं तो प्रोटोनेट होने के साथ साथ ये भी साल्ट बना लेगा। ठीक, इसको करिए, देखिए इसमें क्या बनेगा। इसमें देखिए कितने कितने, यहाँ तो कोई हाइड्रोजन है नहीं, ये आपका CH है, एक अल्फा हाइड्रोजन ये और एक अल्फा ये। ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है CH वाले मोइटीज तो निकलने से रहा, तो निकलेगा कहाँ से, यहीं से निकलेगा, और यहाँ से निकलेगा तो अब कहीं भी अटैक कर सकता है, इस पे, लेकिन इस पे करेगा तो 1 2 3 4 मेंबर, तो इसलिए इस पे मत कराइए इन दोनों पे, तो 1 2 3 4 5 मेंबर यहाँ कराइए इसको यहाँ पे। तो क्या बनेगा देखिए, ये वाला सेंटर कार्बोनिल हो जाएगा। ठीक, और इसके बाद ये है अल्फ़ा, यहाँ एक मेथिल जुड़ा है, फिर इसके बाद 2 COET जुड़ा है, और फिर आपका एक CH2 और एक ये, और एक यहीं जुड़ा होगा, और ये बन गया। तो आसान काम है इसमें करना, कोई वो उस तरह का नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए, जैसे यहाँ भी देखिए कितने अल्फ़ा पोजीशन कौन कौन से हैं, ये इसका अल्फ़ा पोजीशन और ये अल्फ़ा पोजीशन। यहाँ से तो निकलेगा नहीं क्योंकि यहाँ एक ही H है, निकलेगा यहीं से, यहाँ 2 H है, तो यहाँ से आप निकालिए, यहाँ से आप निकालिए और इस पे अटैक करा दीजिए। ठीक, तो देखिए क्या बनता है।
बेंजीन हम कर दिए CH2PH को। अब देखिए अब क्या लिया गया, HCl एसिड हाइड्रोलिसिस किया गया है। इस मतलब एक तो H+ ये इसको देखिए बना देगा, और एसिड जब हाइड्रोलिसिस करेंगे और तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब थोड़ा सा हीट कर देंगे तो ये CO2 बन के निकल जाएगा। ठीक है, तो डी एसिड में हाइड्रोलिसिस एसिड में, फिर CO2 बन के बीटा कीटो एसिड निकल जाएगा, तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन जाएगा। ये बन जाएगा, CO2 बन के वो निकल जाएगा। ठीक, ऐसे देखिए एक और है, चौथा। यहाँ देखिए जब ये दोनों हम लेते हैं ना, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलके CH2ONA सोडियम मिथॉक्साइड बना लेंगे, और H2 क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा। ठीक है, तो या ऐसे भी हम लोग लेते हैं, NaH लेते हैं और मिथेनॉल में तो सोडियम मिथॉक्साइड बना लेगा, बेस बना लेगा, या डायरेक्ट ये यूज कर सकते हैं, दोनों तरीके से होता है। यहाँ देखिए MgCl2 लिए, और DBU जो होता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है। बेस है तो ये अपस्ट्रैक्ट करेगा, देखिए अपस्ट्रैक्ट कहाँ से करेगा, यहीं से करेगा, और यहीं से करके इसी पे अटैक करा दीजिए, देखिए क्या बनेगा, ये C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और यहाँ ये CH, ये COCH3 हो गया, यहाँ पे N, और यहाँ SO2, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, माइकल एडिसन followed by डिकमान कंडेंसेशन। माइकल एडिसन फॉलोड बाय डिकमान कंडेंसेशन। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास RnH2 है और दो मॉलिक्यूल हमारा ये है, और हम कोई बेस जैसे OET माइनस बेस लिए, तो दो बार माइकल एडिशन कराइए, इस 2H है, दो बार हटेगा, दो माइकल एडिशन होगा, तो Rn 1 2 ये बन जाएगा। देखिए अब ये इंट्रामॉलिक्यूलर डिकमान का सबस्ट्रेट बन गया। अब जब OET माइनस लेंगे तो देखिए कहीं से यहाँ सबस्ट्रेट करेंगे, इस पर अटैक कराइए, 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर बनेगा, Rn 6 मेंबर बनेगा, 1 2 1 2, इस पे CO, इसके बगल में ये, और ये ठीक। और इसको चाहें तो आप इसको हाइड्रोलाइज करके अगर हीट कर देंगे तो CO2 बन के निकल जाएगा। अगर आप हाइड्रोलाइज करके इसको हीट कर दीजिए तो ये CO2 बन के निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका सिमेट्रिकल कीटोन ये। ठीक, तो जैसे मन चाहे आप इसको कर सकते हैं।
अब देखिए, जैसे हम इसकी बात करें यहाँ पे, इसकी बात करें तो इसमें बताइए आपको क्या बनेगा। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल मान लेते हैं, 5वां एग्जांपल है, इसमें क्या बनेगा। बताइए इसमें क्या बनेगा। देखिए, हमने कहा आपसे कि सबसे पहला काम रिंग स्टेबल बनना। तो रिंग स्टेबल एक ही कंडीशन में बन सकता है, यहाँ 2 कंडीशन हो सकते हैं। जैसे इससे हम अटैक करा दें इस पे, तो 1 2 3 4 5 मेंबर बन जाए। दूसरा ये तरीका, इसका हम अटैक करा दें इस पे, तो 1 2 3 4 5 मेंबर बन जाएगा। ठीक, 2 है, ये फर्स्ट है और ये हम सेकेंड मान लें। तो अब देखिए, फर्स्ट वाले में इनोलेट एस्टर का हमको बनाना पड़ेगा और सेकेंड वाले में हम इनोलेट कार्बोनिल का बनाएंगे, और दोनों में 5 मेंबर रिंग बन रहा है। तो बताइए इसमें किसका इनोलेट बनना पसंद करेगा? कार्बोनिल का, क्योंकि कार्बोनिल का जो इनोलेट होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो पहले कार्बोनिल का इनोलेट बना दीजिए, ठीक, और उसके बाद इस इनोलेट का इस पे अटैक करा दीजिए। हम डायरेक्ट बना दे रहे हैं प्रोडक्ट। तो ये एक दो ये आपका प्रोडक्ट, यही आपका मेजर बनेगा। और भी बन सकते हैं लेकिन वो सब माइनर बनेंगे। ठीक है, अब जैसे इसकी हम बात करें, बड़ा अच्छा एग्जांपल है ये, इसमें हम लोग भी देख लें क्या क्या पॉसिबिलिटी इसमें बनेगी। देखिए, 2 पॉसिबिलिटी है। यहाँ तो कोई अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो इसको तो आप छोड़ ही दीजिए। हम अगर ये मेथिल हटा देते हैं, थोड़ा सा और सही हो जाएगा, मेथिल ही हटा देते हैं। तो जब मेथिल हटा देंगे तो यहाँ 1 हाइड्रोजन बचेगा, और ये तो आप जानते हैं 1 हाइड्रोजन तो ऑब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा। ये रिएक्शन होने के लिए ज़रूरी है, जिस सेंटर से हम पहला हाइड्रोजन ले रहे हैं उस सेंटर पे एक और हाइड्रोजन होना चाहिए, जो इरिवर्सिबल स्टेप है वहाँ पे निकलने के लिए। ये तो होगा नहीं। तो बात अब आती है, या तो यहाँ से हम अपस्ट्रैक्ट करें चाहे यहाँ से अपस्ट्रैक्ट करें। इनोलेट तो यहाँ से ज़्यादा स्टेबल बनेगा, लेकिन हमारी पहली प्रायोरिटी क्या है? रिंग का स्टेबल बनना। और रिंग का स्टेबल यहाँ से हम करें और इस पर अटैक कराएं तो 1 2 3 4 मेंबर रिंग बन रहा है, और यहाँ से कराएंगे तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर बनेगा। तो बताइए यह रिएक्शन किससे प्रोसीड करेगा? लेस स्टेबल इनोलेट के थ्रू, क्योंकि हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है? हमारा सबसे पहली प्रायोरिटी रिंग का स्टेबल होना है। तो ये यहाँ से ना होके यहाँ से इनोलेट बनेगा, देखिए यहाँ से, और फिर ये इनोलेट इस पे अटैक करेगा। OET को हम डायरेक्ट हटा दे रहे हैं। रिएक्शन ये रिवर्सफुल रहेगा, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। C डबल बॉन्ड O ये बनेगा, 1,3 डाइकीटोन बनेगा ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ रिएक्शन प्रोसीड वाया फॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल या लेस स्टेबल, हम कह रहे हैं लेस स्टेबल इनोलेट टू फॉर्म स्टेबल रिंग प्रोडक्ट। स्टेबल रिंग प्रोडक्ट के लिए लेस स्टेबल से हो रहा है। जैसे हमने कहा ना, पहली प्रायोरिटी रिंग का स्टेबल बनना है, उसके बाद इनोलेट की स्टेबिलिटी आती है। तो ये भी बड़ा अच्छा एग्जांपल है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। और एग्जांपल हम लोग देखें थोड़ा,
तो बताइए इसमें क्या होगा, इसमें आप यहाँ से सब्सट्रैक्ट करेंगे और इसी पे अटैक करा दीजिए। तो देखिए कितने मेंबर बनेगा, ये CH हो जाएगा, COR CH2S CH2 C डबल बॉन्ड O, ये बनेगा आपका। ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक और ये लास्ट है। जैसे इसमें देखिए इन दोनों में ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे हमने ये प्रोटिक बेंजीन जो है ये प्रोटिक सॉल्वेंट है और NaH लिया है हमने। NaH आप जानते हैं NaH जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और एक बार H लिया तो फिर H वो देने नहीं जाता है। तो जब हम स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो हमारा यहाँ से भी एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि तब ये रिएक्शन रिवर्सिबल रह ही नहीं गया। तब जो ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल, और ये नॉर्मल रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो जब इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो सबसे एसिडिक प्रोटॉन निकलेगा, यहाँ से निकालिए और इस पे अटैक करा दीजिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 मेंबर बनाइए, हम 5 मेंबर बना रहे, देखिए ठीक। और जब इससे आप कराएंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ से तो ये निकलने से रहा, यहाँ से ये नहीं निकलेगा, निकलेगा ये कहाँ से, यहाँ से निकालिए और इस पे अटैक कराइए। तब कितना मेंबर, 1 2 3 4 5 6 मेंबर बनाइए। तो 6 मेंबर रिंग बना दीजिए। ये आपका डबल बॉन्ड, ये COR ये ध्यान रखिएगा, इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो जब स्ट्रांग बेस लेंगे तब हमारा रिवर्सिबल इरिवर्सिबल नहीं रहेगा, तब हमारा जो मेन चीज़ रहेगा, जो मोस्ट एसिडिक है वहाँ से सब्सट्रैक्ट करिए और फिर इस पे अटैक करा दीजिए। और जब ये रिवर्सिबल होगा तो हमारा CH यूनिट से तो नहीं निकलेगा, CH2 यूनिट से ही निकलेगा। ये CH2 यूनिट ज़्यादा एसिडिक है इसके होने की वजह से, तो यहाँ से जाकर यहाँ अटैक करें। यहाँ से भी बन सकता है लेकिन ये वाला कम स्टेबल बनेगा, कम स्टेबल मतलब, ठीक। तो ये 2 प्रोडक्ट हैं इस तरीके से। ये पूरा डिकमान कंडेंसेशन हम लोगों ने डिस्कस किया। डिकमान कंडेंसेशन हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे।